मित्रों नमस्कार। अतुल्य भारत के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं अनिल भास्कर और आज बात की जाएगी जो नेपाल ने पिछले दिनों अपना एक जो विवाद भारत के साथ शुरू किया है और उसमें जो 3 क्षेत्र को उसने अपना माना है और उसमें ये साफ साफ एक तरह से भारत को चेतावनी भी दे दी कि आज की स्थिति में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें भारत के साथ उसका किसी प्रकार का कोई भी दबाव भारत का उसके ऊपर नहीं रह गया है। आज 13 जून को उसने अपने संसद में उस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ उसने पास कर लिया है। विपक्ष की जो दल थे उन्होंने भी उसमें सहयोग किया और एक मत से पूरे नेपाल ने जिस प्रकार से उस नए नक्शे को, जिसमें उसने विभाजित क्षेत्र को शामिल करके उस नए नक्शे को उसने प्रस्तुत किया है अपने देश के लिए, उसको उसने पास कर दिया है। उसमें जो वर्तमान सरकार है केपी शर्मा ओली की और जो विपक्ष है वो उसमें सब एक मत हैं। और आज की स्थिति में ये है जो नेपाल में एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद वहाँ पर उभरा है जिस प्रकार से, और वो राष्ट्रवाद भारत के खिलाफ उभरा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पिछले 70 सालों में जिस प्रकार से भारत की राजनीति, उसकी कूटनीति और जिस प्रकार से संबंध भारत के साथ रहे, उससे की स्थिति ये बनी रही कि कभी भी नेपाल ने भारत के खिलाफ इस तरह से उग्र होकर के या किसी भी प्रकार के ऐसे मुद्दों पर भारत की खिलाफत नहीं की। और इस प्रकार की जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी जिसमें कि उनके मंत्रियों तक ने ये बोल दिया कि या तो भारत हमारी बात माने, अन्यथा हमारी भी सेना तैयार है, हम सेना से लड़ सकते हैं, सेना के साथ लड़ सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से उस ऐसे देश में जो हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा और विशेष रूप से इसलिए भी कि वो एक जो हिंदुस्तान के साथ अपने आप को हिंदू राष्ट्र का एक वाहक मानता रहा, उस भावनात्मक रूप से, क्योंकि वहाँ पर भी वो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसी प्रकार भारत में जिस प्रकार की उसकी बहुलता रही और बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू रहे, उससे कहीं ना कहीं एक जुड़ाव लगाव और एक मत एक जैसा होने के कारण नेपाल का जुड़ाव हमेशा शुरू से भारत के साथ रहा। और भारत ने भी उसको एक छोटे भाई की तरह से इस प्रकार से उसको हमेशा स्वतंत्र रूप से छोड़ के रखा, जैसे कि एक छोटा परिवार एक साथ में रहता है, एक समन्वय के साथ। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिस प्रकार से नेपाल को दबाने का प्रयास किया गया, ऐसा लगा जैसे कि नेपाल छोटा भाई ना होकर के छोटे, एक जैसे होता है ना बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है और उस तरह का माहौल बनाता है कि या तो तुम हमारे साथ रहो, अन्यथा तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई अपना वजूद नहीं है। उस प्रकार की भावनाएँ जो भारत की तरफ से मीडिया के द्वारा या जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके ट्विटर और उनकी फेसबुक वॉल पे जिस प्रकार से लिखा गया, वो सब चीज़ें जिस प्रकार से रही, उसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये रहा कि आज नेपाल हमसे दूर हो गया। और जैसे कभी कभी 2 भाइयों में एक सिर्फ संवाद, गलत संवाद होने के कारण कभी कभी लड़ाई झगड़ा आपस में बन जाता है, और उसी प्रकार से भारत और नेपाल में आज वो स्थिति बन गई जो बहुत बड़ी दुखद है। पिछले 5 साल में जो भारतीय कूटनीति की दशा रही विदेश स्तर पर, उसको लेकर के अगर आज की परिस्थिति देखी जाए तो समझ आता है कि पिछले 5 सालों के अंदर जिस प्रकार से कूटनीति रही और जो कूटनीति की दिशा भारत ने अपनाई, वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है। और आज की स्थिति में ये स्थिति हो गई है कि भारत के पास ना तो आज रूस अपने पास है और ना ही अमेरिका पूर्ण रूप से भारत के साथ है। ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं चीन पे हमला करेंगे, और जब चीन और भारत का जब विवाद होता है तो उसमें बोलते हैं मैं मध्यस्थता करने आ रहा हूँ। जब मध्यस्थता करने आ रहे हैं और चीन के आपके साथ नहीं है तो आप मध्यस्थता किस स्थिति में करने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। तो आप मध्यस्थता उसी के साथ तो करेंगे जब आपके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध होंगे, लेकिन आपके तो चीन के साथ पहले से ही संबंध अच्छे नहीं है, तो आप किस स्थिति में हमारी मध्यस्थता करा पाएंगे। वो अमेरिका के सहारे हम लोग खड़ा होना चाहते हैं जो अमेरिका विश्व स्तर पर आज बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, और ख़ुद को निकाल करके वो वापस अपने देश के अंदर अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को वापस ले जाने के लिए परेशान है। और उस परेशानी का सबब यहाँ तक हुआ कि उसने अपने आप को
बिल्कुल पाकिस्तान के समर्थन में लाकर खड़ा भी किया पिछले दिनों तक। और ये बहुत लंबा समय नहीं, अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक वो पाकिस्तान को अपना बिल्कुल समर्थक और या उसका अपना उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आया अफ़गानिस्तान में तालिबानी जो एक तालिबानी समझौता जो होना था उसको लेकर के। लेकिन उसके बाद भी भारत के जो हमारे विदेश नीति के जो नेता हैं और जो उसको देख रहे हैं, और उसकी सीधी सीधी मैं उसमें कहूँगा तो मोदी जी आज की तारीख में स्थिति उस पूरे समन्वय का काम कर रहे हैं कि विदेश नीति क्या होगी हमारी और किसके साथ हमको जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। तो उसमें मोदी नीति जो हम कहेंगे विदेश नीति के बजाय, तो उसमें आज वो स्थिति नहीं रह गई है कि जिसमें हम ये मान करके चलें कि मतलब भारत बहुत कंफर्ट जोन में है। आज स्थिति ये है कि जो अमेरिका पहले सीधे सीधे चुनौती दे रहा था चीन को, अभी 1 महीने के अंदर अंदर ही अमेरिका ने उस पर अपने बोल ढीले कर लिए हैं। और जो दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जिस प्रकार की भी कूटनीति चल रही थी, उन्होंने अपने आप को पीछे करके कहीं ना कहीं भारत को चीन के साथ उलझा दिया है और चीन को आगे करके अपना गेम खेलने की तैयारी कर ली है, ऐसा समझ में आता है। अब इस परिस्थितियों से हम कहाँ निकलेंगे, कहाँ नहीं निकलेंगे, वो बहुत अलग विषय हो गया है। पिछले जो सत्ता में बैठे लोग या सत्ता समर्थक लोग ये बोलते हैं इस बात को कि भारत की ज़मीन पहले भी चीन ने कब्जाई है, उसके 2 जवाब हैं। पहली जवाब तो ये है कि यदि मान लिया कब्जाई है तो 2014 में वोट मोदी जी को इसलिए नहीं दिया गया था कि आप भी एक हल्की सरकार या कमज़ोर सरकार के रूप में आपको पहचाना जाएगा। आपने सीधे सीधे ऐसी एक जबान में बात की थी कि हमें लाल आँख दिखानी चाहिए चीन को यदि चीन हमारे साथ कोई गलत करता है तो। लेकिन आज वो लाल आँख दिखाने के बजाय आज समझौते की बात चल रही है। आज भीतर कौन सी कूटनीति या कौन सी बातचीत चल रही है जनता को नहीं पता है, देश की जनता को उसकी जानकारी नहीं है। और ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें होती हैं जो जनता के सामने नहीं रखी जाती हैं। लेकिन मोदी जी अगर अपने पुराने भाषण सुने या उनके समर्थक उनके पूरे भाषण सुने तो उसमें साफ साफ इस बात पर था कि भारत की जनता को हर बात का पता होना चाहिए कि उसकी सरकार क्या कर रही है। पिछले जो कुछ समय से चीन ने हमारी सीमा में दखल किया, आज भी वो पूरी तरह से पीछे नहीं गई है और अभी उसमें वार्ता चल रही है। सुनने में जो अभी मालूम हुआ था, जो अभी सूत्रों से जानकारी आ रही थी, 6 जून के बाद जब 10 जून को दोबारा से वार्ता शुरू हुई तो वो अगले 10 दिन लगातार, यानी कि अभी वो वार्ताएं चल रही हैं और उसमें अलग अलग क्या डेवलपमेंट होंगे वो टीवी के माध्यम से आएंगे हमें नहीं लगता, लेकिन किन किन सोर्सेज के द्वारा हमें मिल पाएंगे वो एक अलग विषय होगा। मिल तो सभी जाएंगे, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो सब मिल जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज की स्थिति में जो भावनात्मक रूप से मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो 2014 से पहले जिस भावनात्मक रूप से मोदी जी ने जनता को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि चीन हो या कोई दूसरा देश हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी होगा, जो हमारे साथ शत्रुता करेगा, जो हमारे जरा सी भी कहीं हमारे संप्रभुता को और हमारी स्वतंत्रता को कहीं भी चोट पहुंचाने का काम करेगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं और तत्काल उसका जवाब देंगे। आज स्थिति यह है कि पिछले 6 सालों से लगातार पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। 2011 के बाद से और 2013 तक 14 तक पाकिस्तान के हमले भी कम हो गए थे, बंद भी हो गए थे और हमारा पर्यटन जो है कश्मीर में दोबारा शुरू हो गया था। यदि आप सही तरीके से उसका आकलन करेंगे, जो हमें मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे वो सही तरीके से अगर उसका आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा 2011 से लेकर 2014 तक कश्मीर के अंदर पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और वहाँ पर लगभग शांति की स्थिति बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद से निरंतर हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवाद भी बढ़ गया है, वहाँ पर घुसपैठ भी बढ़ गई है, वहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, अन्य आतंकवादी घटनाएं भी हो रही हैं और पुलवामा घटना जो हुई उसकी तो जांच ही रोक दी गई है। तो ये सब चीज़ें किस प्रकार से हमारे सामने आ रही हैं, किस प्रकार से देखी जा रही हैं, उधर चीन ने हमारे साथ जो किया है वो बहुत अलग विषय है। तो हम पाकिस्तान को लेकर कूटनीतिक रूप से फ्लॉप हैं, हम चीन को लेकर के कूटनीतिक रूप से फ्लॉप हैं, हम नेपाल को लेकर कूटनीतिक रूप से फ्लॉप हैं। हम आज की स्थिति यह है कि श्रीलंका हमारे साथ बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ में बहुत हल्का फुल्का कंफर्ट जोन में, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। तो हम किस स्थिति में हैं और हमारी कूटनीतिक स्थिति क्या है,
ये हमारे सामने आज की स्थिति में बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका जो खुद आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, वो हमको सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के काम में जो कभी कभी कुछ बोलता है कि मैं पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता करूंगा या मैं चीन के साथ करूंगा, हमें उससे सीधे सीधे पूछना चाहिए कि यदि कल को लड़ाई होती है, वार होती है, जो भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यदि होती है तो क्या उसमें वो साथ देगा? क्या वो भारत पाकिस्तान के भारत और अमेरिका साथ होंगे उस स्थिति में? जैसे कभी पहले रूस हमारे साथ होता था। रूस ने जब अपना बेड़ा भेजा और अपना युद्धपोत भेजे, तो क्या वो भी उस स्थिति में हमारे साथ होगा? क्या हमारे साथ जापान भी होगा? क्या हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया भी होगा? क्या हमारे साथ दक्षिण कोरिया भी होगा? तो ये सब जो कंट्री हैं जिनकी चीन के साथ सीधी सीधी तनातनी रहती है, और जो कूटनीतिक रूप से आज स्थिति ये है कि जो पिछले दिनों बहुत आगे आकर के चीन को समझाने का और दबाने का काम कर रहे थे, आज वो सब के सब अपने आप को कहीं ना कहीं बैक गियर में ले जा रहे हैं, क्योंकि चीन की स्थिति भारत के साथ पूरी खुल कर के सामने आ रही है और चीन और भारत आमने सामने हैं। और पिछले जो 1 महीने से 1.5 महीने से जो स्थिति बनी है, उसमें बहुत ही ऐसी स्थिति है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत तो बहुत हमारी स्थिति हमारे लिए बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अमेरिका हमारे बीच में आकर के बात कराने की स्थिति करता था, वो आज स्थिति में कहाँ खड़ा है? तालिबानी जो समर्थकों के साथ जो उसकी वार्ता थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को रूस के साथ भी कंफर्ट जोन में लेके जा रहा था, पाकिस्तान के साथ लेके जा रहा था, वो बातचीत टूट चुकी है कोरोना के बाद। और आज स्थिति यह है कि वहाँ से पाकिस्तान ने भी अपने पैर खींच लिए हैं, और अमेरिका ने उस पाकिस्तान से अपनी संबंध बना के रखे थे जो चाइना के बिल्कुल गोद में खेल रहा है आज की स्थिति में भी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत आज किस स्थिति में है, और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत दयनीय हो चुकी है। उसके बाद भी स्थिति यह है कि हम लोग आज भी अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम बहुत सुपर पावर की स्थिति में हैं। हमारे पास है सुपर पावर वाली स्थिति है, लेकिन सुपर स्थिति नहीं है। जिस स्थिति में जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से सुनने को मिलती है, या जो हम टीवी पे देख रहे हैं या सरकार के समर्थक देख रहे हैं, वो सुपर स्थिति हमारे पास नहीं है। सुपर पावर तो हैं हमारे पास, जो लड़ाई लड़ने की हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम पिछले 6 सालों में इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि यदि हम लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम 50-60 साल पीछे जाने की स्थिति में हैं। और इसके लिए सरकार जो है बहुत चिंता करती हुई नज़र आती हो, ऐसा हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो ना तो सरकार उस सरकार को आज भी सत्ता चाहिए, आज भी उसको बिहार के चुनाव लड़ने हैं, आज भी उसको राज्यसभा चुनाव लड़ना है, आज भी उसको गुजरात चुनाव की तैयारी करनी है, बंगाल की तैयारी करनी है। हमारे गृह मंत्री चुनाव रैली की स्थिति में सामने आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो जब चाइना की बात होती है तो वहाँ पर जवाब देने के लिए कोई टीवी पर नहीं आता है, कोई किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। वो जो जवाब दिया जाता है रक्षा मंत्री जब देते हैं, तो रक्षा मंत्री भी उसमें बहुत ही सीधा जवाब ना दे करके एक गोलमोल जवाब दे करके उस बात को बहुत ही ऐसे जैसे बहुत लापरवाही वाले माहौल में लेके जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार इन सब चीज़ों को बहुत ही लाइट ले रही है। और दूसरा सवाल ये है, जब मैंने बात कही थी ज़मीन कब्जाने को लेकर के, कि एक तो स्थिति ये बनती है कि चीन जो 1962 में चीन ने जो हमारी ज़मीन कब्जाई थी, वो ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन उसके बाद आज तक जो भी विवाद हुए हैं वो उन स्थितियों में हुए हैं कि जिन जगहों पर हमारे विवादित क्षेत्र रहे हैं, किसी भी जो जानकारी रही है उसमें यह है कि उन क्षेत्रों में नहीं आया है चीन जिन क्षेत्रों में विवाद नहीं हुआ है। जो विवादित क्षेत्र वो मानता है और जो हम भी ये मानते हैं कि वो हमारे हैं, चीन मानता है कि उस पर उसका कब्जा होना चाहिए, उसका अपना मालिकाना हक होना चाहिए। वो उसको अपना उन चीज़ों पर, उन जगहों पर, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे वो इसमें उत्तराखंड का बॉर्डर हो, या अन्य कोई क्षेत्र हो, चाहे हिमाचल से क्षेत्र लगते हो, कश्मीर से लगते हुए हो, वो उन क्षेत्रों पे अब अक्सर घुसपैठ और विवाद की स्थिति उत्पन्न करता रहा है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि जिसमें कि वो भारत उसको अपनी स्थिति मानता हो और वो बिल्कुल क्लियर एक क्षेत्र हो, जो जिसे टाइटल बोलते हैं कि टाइटल क्लियर वाली स्थिति जो होती है, वो क्षेत्र में चीन ने अपना कभी भी दखलंदाजी उस तरह से नहीं की जिस तरह से इस बार हुई है।
इस बार स्थिति बहुत अलग है और चीन ने उन स्थितियों में आकर के हमारे उन क्षेत्रों में अपने स्थायी बंकर तक बनाए हैं और अपनी तोपें और सब ला के खड़ी कर ली, जो उसमें कुछ स्थिति में जो पीछे की है, लेकिन वो पूरी स्थिति में पीछे अभी तक नहीं गया है। उस पर वार्ता चल रही है। वार्ता चलने के बाद क्या स्थिति होगी वो अलग विषय है, लेकिन कूटनीतिक रूप से हम कहीं पश्चिम देशों के हाथ में तो नहीं खेल रहे हैं, ये हमारा विचारणीय विषय है। तो इसमें हमें सरकार को चेताना चाहिए कि हमें जो आज उन्होंने अमेरिका के साथ जो पीछे जुड़ करके हमेशा चलने का काम जो सरकार करती है, विशेष रूप से जो भाजपा सरकार आती है, हमें उस अमेरिका से बचना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका हमेशा उन स्थितियों में ला करके हम लोग सब लोगों को खड़ा करता है कि जब उसका कहीं से मतलब निकल जाता है तो वो अपने पैर खींचता है, और अगर मान लिया उसको उसका मतलब है तो वो सीधे आकर के हमसे दोस्ती करता है, या फिर उसको अपने वेपन्स बेचने हैं, उसको अपने लड़ाई के जितने भी उसके औजार हैं वो बेचने हैं, उसको इन सब चीज़ों से यूरोप की कंट्रियां जो हैं, जो G7 हैं, वो सब भी इसी प्रकार के व्यापारिक रिश्ते तो बना के रखना चाहते हैं, लेकिन वो तभी आपके साथ व्यापारिक रिश्ते बनाएंगे जब उनकी कोई उसमें लाभ हो। वो दोस्ताना संबंध एक अलग विषय होता है, जैसे रूस ने हमारे साथ हमेशा निभाया, वो एक दोस्ती का एक रिश्ता था, लेकिन आज की स्थिति में रूस हमारे साथ बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है। ठीक है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति ना होने के बावजूद भी उसकी भावनात्मक रूप से जो उसका जुड़ाव है वो बहुत ही एक मजबूत जुड़ाव होता है। और जब दोस्ती का जुड़ाव होता है, जब आपका किसी को सहयोग करने का जुड़ाव होता है, तो वो सब आर्थिक स्थिति पे नहीं देखा जाता, सिर्फ वो उसकी भावनाओं पर भी देखा जाता है, उसकी संवेदनाओं पर देखा जाता है, उसका कमिटमेंट क्या है उस पर देखा जाता है। तो उस प्रकार से रूस हमारे साथ बहुत कंफर्ट जोन में था, हम उसके साथ बहुत कंफर्ट जोन में थे। उसकी टेक्निक्स भी अच्छी टेक्निक्स उनके पास थी, सब चीज़ें थी। हमारे पास आज की तारीख में बहुत टेक्निक हमने पिछले 20-30 सालों के अंदर बहुत कुछ डेवलप किया तो हमने 1962 की लड़ाई के बाद अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। जब 1962 में चीन से लड़े और हम हार गए, तो उसके बाद 1972 तक हमारी सरकार ने बहुत उल्टा पुल्टा होने के बावजूद भी, नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी की डेथ के बाद नंदा जी ने 1-2 दिन के लिए संभाला, और उसके बाद फिर इंदिरा जी बहुत ही गिरते पड़ते रूप से आई, और फिर 71 में आई वो। लेकिन इस बीच में भी इतनी राजनीतिक उठापटक के बाद भी हमने परमाणु बम उसी समय बना लिया था। तो ये सब एक जब कमिटमेंट जब सरकार करती है तो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। हम लोग भी जब कुछ सोचते हैं अपने व्यक्तिगत उसमें, तो हम लोग उसको अचीव करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस बात पर मनन करें कि आखिर हमारी देश की डिप्लोमेसी, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो किस प्रकार से छिन-भिन हो गए हैं, और छिन-भिन होने के बाद उसमें हमारा आने वाले समय में कितना नुकसान होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर वो अलग आपको जो बताया जाता है वो बहुत अलग चीज़ें हैं। स्थायी रूप से आप उसको महसूस करने का काम करें। तो मेरा सिर्फ आपसे ये है कि आप जागरूक बने, जागरूक बन करके खुद देखें कि स्थायी रूप से जो ज़मीन पर है क्या वो क्या हो रहा है। जो आपके पास सोशल मीडिया पे जो आता है कि अब 100 कंपनियाँ आ जाएंगी, 1000 कंपनियाँ आ जाएंगी, क्या वो वास्तव में आ रही हैं? क्या वो वास्तव में आएंगी? या हमारी जो कूटनीति है उसमें वो कहीं उलझ के रह जाएंगी? या जो नेपाल ने जो हमें आंखें दिखाई है उसका भविष्य क्या होगा? जो चीन ने हमें दिखा रहा है उसका भविष्य क्या होगा? तो इन सब चीज़ों पे आप मनन करें। और यदि आपको ये बात लगती है कि हाँ मतलब मैंने इस बात में कुछ गलत कहा है, तो नीचे कमेंट्स को ज़रूर दे दें। और अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं कि इस पर विचार करना चाहिए और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं उलझ गए हैं, तो उसे भी आप अपने कमेंट्स दे करके मुझे ज़रूर कृपया अवगत कराएं। अच्छा लगता है, और मैं कहीं किसी गलत विषय पर या कोई गलत अपने विचार या कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, मुझे उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो निवेदन यही है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें बेल आइकन दबाने के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।